रविंद्र जी सही करेंगे। चलिए बेटा, पेजेस अगर नहीं भी हैं अभी आ जाएंगे, बाकी स्टार्ट करते हैं यार, काफी टाइम ऑलरेडी मैंने वेस्ट कर दिया। चलिए सर जी, क्लास स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडिडेट बता दें, आपको आवाज आ रही है? ये भी चेक करना था आवाज, पहले ये कर लो। चलिए मेरी तरफ से सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस का मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मेरी एजम्पशन ये है कि आप जितने भी मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सब लोग पीआरसी से आगे हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने कैफ पढ़ने के बाद डायरेक्टली ये क्लास ज्वाइन की है, सॉरी नहीं मैंने पीआरसी नहीं कहा, पुराने जमाने में एएफसी, सॉरी पुराने जमाने में एएफसी। तो मैंने कुछ नहीं कहा ना, जरा मुझे आइडिया हो जाएगा, जरा बता दें। नहीं, मेरी इस बात का थोड़ा सा मतलब मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी हो बचपन के ज़मानों में? नहीं, मैं अब उन्हीं से मुखातिब हूँ जिन्होंने एएफसी के बाद ये क्लास ज्वाइन की। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबका अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ बेसिक लेवल है या नहीं है। तो जिन हजरात ने हाथ उठाया, आप लोगों ने बेटा बिल्कुल ही अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, मतलब अकाउंटिंग का लफ्ज़ आपने आज पहली दफ़ा मेरे से सुनना? नहीं, अब ये वाले लोग कितने हैं जरा काइंडली बता दें। नहीं, जिन्होंने एएफसी किया हुआ है और फर्स्ट टाइम वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, काइंडली जरा सिर्फ उनको चांस है। आप जो हजरात हैं, आप लोगों ने क्लास जब मैं एंड करूँगा ना, तो खास तौर पर जरा मुझसे जरा मिल के जाना। तो मैं आपसे कुछ पर्सनली बातें करना चाहता हूँ, जो सबके सामने जरा मेरे लिए मुश्किल है। इसका मतलब मेजोरिटी इस वक्त, बस ठीक है वो मैंने मजाकन बात की, मेजोरिटी इसका मतलब हमारी क्लास में पीआरसी की काउंटिंग पढ़ के आने वाले लोगों की, ऐसे ही है सर, विच मीन्स बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कुछ ना कुछ आपको पता है। अगर मैं जर्नल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर बैठूं गलती से, तो क्या मुझे बताया जा सकता है वो क्या होता है? सर उससे भी पीछे चला गया मैं तो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो बहुत आगे था। क्या आपको पता है कि कुछ डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में जर्नल में लिखा जाता है सर? लेजर बनते हैं सर, ट्रायल बनते हैं। तो मैंने बेटा वहीं से आगे स्टार्ट करना। तो जिन हजरात ने बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो वो फिर मेरे से इंडिविजुअली अलग बाद में मिलेगी, ठीक है? तो आप भी परेशान ना हो बच्चों, मैं शुरू करने लगा हूँ, यहीं से शुरू करें। तो सबसे पहले जरा पेज ऑफ सिलेबस सामने रखना, और जिनके पास अगर नहीं है आपने मेरे साथ जरा बोर्ड पे देखना, पेज इंशाल्लाह सबको मिलेगा। बुक्स की कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, बुक्स कब मिलेंगी कैसे मिलेंगी सबको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आपको चंद दिन जरा मेरे साथ को पेजेस अभी मिलेंगे, जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएंगे, तो इनको हम इंशाल्लाह 2-3 दिन यूज कर लेंगे जब तक बुक अवेलेबल ना हो। तो किसी किस्म की कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। आपका काम सिंपली ये है कि डेली बेसिस पे कुछ 2-3 दिन में रूटीन बना लें, ताकि हम अपनी बेसिक डिस्कशन स्टार्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह बेटा जो कुछ चाहिए होगा वो आपको इंशाल्लाह हमारी तरफ से ही प्रोवाइड होगा, ठीक है? तो वो टेंशन आपकी नहीं है। आप फिलहाल क्या करें, अपने सामने जरा सिलेबस वाला पेज रख लें, ज़रा हमें आइडिया हो जाए कि हमने किन किन टॉपिक्स को FA1 के सिलेबस में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट में जिन लोगों के पास पेज है, ऊपर एक ग्रिड बनी हुई है, उसको काइंडली छोड़ दें। स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस की जो हेडिंग है, जिस पेज के सेंटर से ऊपर थोड़ी, वहां पर हेडिंग पे इकट्ठे हो जाएगा। ये सर जी अपने जो अकाउंटिंग अब थोड़ी सी पढ़ ली है, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड सुना होगा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव वर्ड इनकम वर्ड सुना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड कभी सुना होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स, जिनमें से 3 आपके सिलेबस में नहीं थे। कौन से 2 थे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। बाकी मैं ही बताता हूँ कौन से नहीं थे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मेन हेड्स। कहने का मेरा यहाँ मतलब ये था कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं,
उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि आप अकाउंटेंट्स ने इस पोजीशन में आना है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी होती हैं यूजर्स के लिए। ये वर्ड भी आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। यूजर्स मींस ओनर ऑफ द बिजनेस, और कंपनीज के एंगल से शायद आपने वर्ड सुना हो शेयर होल्डर्स। आपने वैसे जो पहले अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें या तो कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होता है जिसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, जब आप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें किसी ओनर का नाम आ रहा होगा। बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप्स भी बनाई जाती हैं, लेकिन जब पहली चीज आपके जहन में रहनी चाहिए FA1 पढ़ते हुए, अब हमारा सारा फोकस इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस की बजाय कंपनी ने कैसे बिजनेस करना है और उसमें कैसे अकाउंटिंग होती है उस तरफ चला जाएगा। तो हमारा फोकस होगा कि अगर बिजनेस कंपनी के नाम से, जिस तरह ये बड़े बड़े बिजनेस आप सुनते हैं, होंडा लिमिटेड का भी सुना लफ्ज, ये जितने बड़े बड़े नाम सुनते हैं आप बिजनेसेस के, पेप्सी है, कोक है, मोबाइल कंपनीज बड़ी बड़ी सुनते हैं, ये सब लिमिटेड कंपनीज है। तब कंपनीज के एंगल से जो अकाउंटिंग है वो आपके FA1 के सिलेबस में है। तो ये जो अकाउंटिंग हमने पढ़नी है ये सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है। किसकी बेस पे? 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरा गुमान है आपने कम से कम उनके नाम और कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। इन्वेंट्रीज के एंगल से, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। इसका स्टैंडर्ड था IAS 2, IAS 2, IAS 2। IAS स्टैंड्स फॉर सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। इतनी मुस्कुराहट बिखर गई, वो भी पिछली गली में, तो मैं खड़ा हूँ इधर अकेले अकेले। मेरे ख्याल सबसे पहले ये वाली बात कर लेते हैं। बेटा माशाल्लाह बड़े हो गए आप लोग, तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, और डेफिनेटली बेटा अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो डेफिनेटली आप एंजॉय करें। मैं ना किसी बच्चे के हंसने पे मुझे बुरा लगता है, ना ही मैं कोई दोस्ती यारी के अगेंस्ट हूँ। शायद मैं पेरेंट ही लगता हूँ बड़ा इस तरह का किस्म का बंदा हूँ, लेकिन मुझे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हंसने हो तो बुरे नहीं लगते, और अगर उनकी दोस्ती हो वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट ये कि क्लास में पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, और डेफिनेटली क्लास के बाद बेटा डेफिनेटली दोस्तियाँ भी हैं और यारियाँ भी हैं और हंसी भी है और मजाक भी। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन होपफुली मैं भी डिस्टर्ब हूँ। इसमें खुदा ना खास्ता टॉन्ट करने वाली बात नहीं है। ये गेम सीरियस है। जिस जगह हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, हमने एग्जाम और फाइकैप के लिए अपने आप को तैयार करना है, और आप सब लोग इवन अगर PRC में MCQs बेस्ड भी क्वेश्चंस थे तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल के अपने डायनामिक्स हैं। वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ महसूस होता है कि एक दुनिया और है। जितनी मर्जी आप लोग तैयारी कर लें, वहाँ जो एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को डेफिनेटली बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और डेफिनेटली अगर ये MCQs का जो लेवल था वो अब खत्म हो गया, तो अब जो पेपर बेस्ड ये सारे पेपर्स हैं यहाँ से ऑनवर्ड मीन्स आपने सॉल्व करने हुए क्वेश्चंस, उसमें चंद एक बस MCQs रहते हैं, तो अब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पहले दिन से ही अगर हम चीज़ें सीरियसली लेके चलना शुरू करें तभी शायद हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा हंसी मजाक में कोई इशू नहीं है, लेकिन काइंडली पढ़ाई के वक्त प्लीज़ पढ़ाई पे ही फोकस करें। ठीक है सर, तो आई होप कि मेरी बात पे आपने बुरा नहीं मनाया। रेडी है सर? बात में कर रहा था IAS 2 की, ये तो सुना ना IAS 2, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है वो IAS 2 में है। तो IAS 2 स्टैंड्स फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अब इसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने एक तो IAS 2 पढ़ा थोड़ा सा, और फिर IAS 16 आपने पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन लफ्ज सुना कभी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये 2 स्टैंडर्ड्स आपने कुछ थोड़ा सा इन्हें बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ। तो अब हमने इन्हीं स्टैंडर्ड्स में फर्दर स्टैंडर्ड्स ऐड करके पढ़ना। तो आपकी सिलेबस में सारे कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में FA1 में, फिर जो यहाँ नहीं है वो FA2 में आएंगे, और जो फिर यहाँ FA2 में भी आगे कवर नहीं होंगे वो फिर फाइनल लेवल पे आपने पढ़ना है। इन अदर वर्ड्स जब आप पूरा CA कर लेंगे तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उस वक्त तक एप्लीकेबल होंगे उन सब का आपको नॉलेज और उसको अप्लाई कैसे करना है वो सारा पता होना चाहिए। तो ये सारे अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है। आपके सामने जो इस वक्त फिजिकली क्लास में है, अगर आप इसके नीचे का देखेंगे नजर आ रहा है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो एक मिनट दिखाएंगे तो पढ़ी हुई है नहीं, इस कवर के पीछे सर। ये सर ये रीजनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 5 वॉल्यूम्स हैं। मैं डराने के लिए नहीं दिखा रहा, तो ये मैंने एक वॉल्यूम आपके सामने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया कि इन बुकलेट्स में, इन बुक्स में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में किस चीज की कौन कौन सी गाइडेंस है ये आपने पढ़ना। मसलन जब आप इन्वेंट्रीज पढ़ रहे थे तो इन्वेंट्रीज ने कैसे मेजर होना ये कहाँ लिखा हुआ था? IAS 2 में लिखा हुआ था, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV।
फिर कॉस्ट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं सर जी, फाइफो भी है और वेटेड एवरेज भी है। तो ये कहाँ लिखा हुआ था अकाउंटिंग? डेफिनेटली इस वक्त आपने ये नहीं देखा, आपकी बुक में बना हुआ था, लेकिन जब आप FA1 में इस वक्त स्टडी में ऐसा स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड की, ये एग्जाम में लेके जाना भी अलाउड है। तो इनको फिर कैसे यूज किया जाता है, इनको खोल के कैसे पढ़ा जाता है, ये भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े होते जाएंगे तो हमने इस तरफ भी आना है। लेकिन इसको दिखाने के बाद और ये बताने के बाद कि ये एक वॉल्यूम है, आई होप कि आपकी सीरियसनेस में थोड़ा सा और इजाफा जरूर हुआ होगा। ये आपको डराने के लिए नहीं मैं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि गेम ठीक ठाक सीरियस है, और इसमें जितना बारीक लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए भी ठीक ठाक एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। इस सब में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हुए, जिनमें से सिर्फ 2 का आपको आइडिया PRC में हुआ, इंशाल्लाह 8-10 का आपको आइडिया FA1 में हो जाएगा, फिर रिमेनिंग 8-10-12 आपको FA2 में हो जाएगा, और फिर जो बच जाएंगे वो सारे आपने फाइनल में पढ़ने। तो मीन्स से जो सब कुछ आप बड़े बेस के तौर पे थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, और इस तरह ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात से? तो IE स्टैंड फॉर, जरा मेरी तरफ देख के बोलते हैं, IE स्टैंड फॉर, तो उसमें से आप आए, पेन हाथ में पकड़े, जिनके पास बुक सॉरी पेज है तो जरा टिक लिख या कुछ अगर मैं साथ लिखता हूँ तो आप भी नोट करें। तो उसमें IAS 1 एक लिखा हुआ है नंबर 1 में, उसके साथ लिखा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड अगर कभी मैं बोलूँ तो मैं सिर्फ एक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 कंपोनेंट्स, जिनमें से दोबारा रिपीट करने कौन से आपने पढ़ लिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उनको भी फर्दर डिटेल में जाएंगे, और जब बाकी 3 आपने नहीं पढ़े उनके नाम भी आ जाएंगे, वो सारे इस FA1 के सिलेबस में शामिल है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसमें खास तौर पे FA1 लेवल पे हमने स्टेट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंपोनेंट है उसको पढ़ना सीखना है। कि पहले के साथ जिनके पास है पेज साथ लिखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो वर्ड्स मैंने बोले बोल के लिखें, क्या बोल रहा हूँ वर्ड्स? जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा अपने रजिस्टर वैसे लिखना जरा, इन वर्ड से तो फेमिलियर हो जरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो किस तरह करें? मेरे ख्याल है कहीं इनके पास पेज है, पेज के नीचे जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स लिखें जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स लिखे जाते हैं इन 2 हेडिंग्स में। एसेट्स की 2 मेन हेडिंग्स क्या है सर? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, उनका फिर टोटल हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है फिर? ना करें सर जी, ना करें, खुदा का नाम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज या कैपिटल लायबिलिटीज सुना है सर? कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ड्राइंग्स। फिर उसके बाद लायबिलिटीज में 2 तरह की लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? करंट भी है, नॉन करंट भी है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी शायद आपने सुना हो, लिख लें ब्रैकेट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आते हैं जहन में, ग्रॉस प्रॉफिट, आगे अदर इनकम, देन फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस। सुना है सर जी? हाँ सुना है, कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं सुना। नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है ये डेफिनेटली आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन FA1 में हमने पढ़ना है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल सर मैं नाम जरा याद करवा दूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैश फ्लो के बाद
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी क्या होती है, ये इस FA1 के सिलेबस में है। और फाइनली फिर नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये भी क्या होते हैं, मेरा ख्याल है आपने वर्किंग्स वगैरह तो की होंगी, लेकिन एग्जैक्टली नोट्स का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको सही आइडिया नहीं होगा, ये मैं ही बताऊंगा। तो मीन्स टू से इन अदर वर्ड्स, जो कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपने पहले नहीं भी पढ़े हुए, वो कंपोनेंट्स भी आपके FA1 के सिलेबस में हैं। तो इन अदर वर्ड्स आफ्टर FA1 आपको इन पांचों कंपोनेंट्स को बनाना और इनका मकसद क्या है बनाने का, वो सब कुछ पता चल जाएगा। जब भी कभी मैं आज से ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड बोलूं, तो आपके जहन में ये 5 के 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। तो जब पहली हेडिंग हमने पढ़ी है नंबर 1, उसमें जो कंपोनेंट हमने बनाना सीखना IS1 में से, अब ये भी स्टैंडर्ड है क्या IS1, उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी सीखनी है, सिंपली स्पीकिंग। तो पहली जो हेडिंग है सिलेबस की, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स में। मेरी किसी बात में कंफ्यूजन रह गई? नोट कर लिया था आप? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चलिए नंबर 2 पे पढ़ा। आज बहरहाल मकसद सिर्फ ये होगा कि चंद हेडिंग्स का हमें पता चल जाए, बस फेमिलियरिटी हो जाएगा। जी नंबर 2 क्या लिखा है बोला? अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, इससे रिलेटेड फिर एक स्टैंडर्ड है, ये IS स्टैंड फॉर वही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में ये बताया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी है, कैसे बनानी है। आगे चले, फिर है IS 8। अगर कभी कोई कंपनी को पॉलिसी सिलेक्ट करनी हो, या कोई एस्टीमेट में चेंज आ जाए, या कोई एरर हो जाए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई एरर हो सकता है? आइडियल सिचुएशन के काम करते हुए एहतियात से करे किया जाए और कोई एरर हो ना, लेकिन इंसान है, अकाउंटेंट्स भी इंसान है, अगर गलती हो ही जाए लेकिन उस वक्त ना पता चले, और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चली है, या 2-3 अकाउंटिंग ईयर्स के बाद पता चली है, और पुरानी गलती अगर है, फॉर एग्जांपल आप 2021 में है और 2021 में पता चला है कि 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई मिस्टेक हो गई है, हो सकता है ऐसे। तो फिर उसको अगर आइडेंटिफाई होगी तो कैसे ठीक करना है, पिछले सालों में कैसे करेक्शन करनी है, वो इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे IS 8 के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IS 8 क्या बताता है, बल्कि 3 चीजें इसमें, बोले क्या क्या लफ्ज लिखे हैं? पॉलिसीज क्या होती हैं, एस्टीमेट्स क्या होते हैं, और एरर्स। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जरा डेप्रिसिएशन के एंगल से 2-3 वर्ड जरा सेम लगेगा। एक यूजफुल लाइफ एस्टीमेट करनी होती है, 5 years 10 years 8 years एस्टिमेटेड है। फिर रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट होती है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं, मतलब वो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के एंड में जो पैसे मिलने हैं उसको भी एस्टिमेट करना पड़ता है, फिर उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन है। तो इन चीज़ों का भी, लेकिन अगर उनमें चेंज आ जाए तो उसकी काउंटिंग फिर कैसे होगी, ये डेफिनेटली अपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। नंबर 4 पे आ जाए, इसमें वही IS 16 लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेटा आपने ये जो IS 16 वाला स्टैंडर्ड है, ये सारा नहीं पढ़ा आपने, आप समझ लें कि बस उसका इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ ही पढ़ा। उसकी जो बाकी डिटेल है, उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो जो बाकी डिटेल है पुरानी के साथ मिला के, वो हमने एक दफ़ा दोबारा कवर करनी है FA1 में। ठीक है, तो आप इस तरह कह लें IS 16 का जो पूरा स्टैंडर्ड है वो अब आपके सिलेबस में। पहले तो आपको चंद बातें वही पता होंगी जो मैंने अभी बोली हैं, बाकी और भी कुछ पता है आपको, मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। तो नेक्स्ट उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए। स्टैंडर्ड 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 सारे स्टैंडर्ड ही हैं। IS 20 है, गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिल जाए, ग्रांट के तौर पर अगर पैसे मिल जाए तो उसकी काउंटिंग कैसे होनी है। IS 23 है, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग लिखें ब्रैकेट में। अगर लोन ले लें तो उसे बोरोइंग कहते हैं। क्या होता है बोरिंग? उधार। उधार की वजह से कोई खर्चा भी होता है, वो इंटरेस्ट है, उसी को बोरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिखना, बोरिंग कॉस्ट सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जस्ट लाइक अदर एक्सपेंसेस आपका एक एक्सपेंस ही है? क्या इंटरेस्ट भी एक्सपेंस ही? अगर आपने लोन लिया हुआ है तो जो उस पर इंटरेस्ट देना है वो आपका एक्सपेंस है, इनकम है? इनकम कब बनेगी? अगर हमने पैसे जमा कराए, लेकिन अगर हमने पैसे बोरो किए, बोरो
उधार लिए हुए, लोन लिया हुआ, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट हम देंगे, प्लीज बेटा आपका एक्सपेंस है। क्या एंट्री करेंगे उस एक्सपेंस की? क्या एंट्री करेंगे सर? ये एंट्री क्या होती है सर? ये एंट्री वही होती है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, कैश अगर चला गया तो कैश क्रेडिट करेंगे, और अगर कैश अभी नहीं भी गया लेकिन इंकर हो गया तो एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। कभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट सुना है सर लोग? एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है? जब पे हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल गलत बोला। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब वो इंकर हो जाए। इंकर कब हो जाता है? जब उस अमाउंट का बेनिफिट ले लिया जाए। तो अगर टाइम गुजर गया है, लोन लेके 6 महीने गुजर गए हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस हो जाएगा। पे कर दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर नहीं पे किया तो इंटरेस्ट पेएबल सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। तो मैं ज्यादा जज्बाती तो नहीं हुआ? क्या आपके दिल की आवाज ही मेरी जुबान पे आई है? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो पेएबल मींस लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बारे इसमें और भी चीजें, एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, तो IAS 23 में पढ़ेंगे। फिर नंबर 7 पे आ जाए। एक IAS 36 में एक नई कॉन्सेप्ट है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। नई चीज आपके लिए, पहले नहीं सुनी हुई आपने। फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉन्सेप्ट होता है। फिर एक ICAP का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी है। एक IAS 33 है, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है, ब्रैकेट खोलें जरा, हाँ बल्कि इससे पहले एब्रिविएशन लिखना जरा, EPS, कैपिटल EPS। और एक फार्मूला है, जरा थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे, एक फार्मूला लिखा हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर। क्या मतलब होगा ये? अर्निंग्स मींस प्रॉफिट है। अगर किसी कंपनी में शेयर लफ्ज सुना है कभी? वैसे ही बाकी बाकी वो होता क्या, वो तो मैं बताऊंगा। अगर फर्स्ट करें, कैलकुलेटर पकड़ा दो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर पकड़े पकड़े पकड़े। कैलकुलेटर पकड़ते हुए साथ वालों को क्यों घूर रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है तो वो अर्निंग है, तो लिखे 5 लाख रुपया कैलकुलेटर। अब पर मीन्स होता है डिवाइडेड बाय। अगर फर्ज करें कंपनी के 1 लाख शेयर, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे। 5 लाख क्या बोला मैंने? अर्निंग्स। और 1 लाख क्या बोला? शेयर्स। तो आपके एक आंसर आ रहा है 5। ये 5 क्या है? अर्निंग पर वन शेयर। अगर 1 लाख शेयर्स पे 5 लाख कमाया, तो हर शेयर पे कितना कमाया? तो ये जो मैंने एक छोटी सी आपके सामने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस करना है IAS 33 के इस अर्निंग्स पर शेयर के स्टैंडर्ड में। तो ये अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला बता दें बस, क्या बन गया? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये लिख लें ब्रैकेट में, ही अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बाकी बस मैंने इस वक्त जस्ट वैसे ही फॉर्मूला देख के आपको आइडिया दिए, डिटेल्स अभी बात की बात। और फाइनली बेटा फिर लास्ट लाइन पढ़ा जरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हो तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बने हैं, वो अदर देन दी स्टैंडर्ड्स है जो IAS है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कोई एग्जांपल, अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, जैसे कोई हॉस्पिटल चैरिटेबल बने हुए हैं जो जिनका मकसद सर्विसेज देना हो रादर देन प्रॉफिट कमाना, तो बहुत से नाम है, डेफिनेटली आप कुछ बोल भी रहे हैं। जो चैरिटीज होती हैं, चैरिटीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज देना। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज के लिए हैं रादर देन प्रॉफिट, उनका फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें NPOs, कैपिटल NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो अकाउंटिंग है वो भी फिर एक अलग स्टोरी है, उसमें वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करना है हमने। तो काफी कंप्रीहेंसिव और डिटेल्ड सिलेबस है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है रिगार्डिंग स्टडीज। आज से शुरू तो हो गई है, लेकिन जिस दिन तक मैं ना कहूँ कि सिलेबस एंड हो गया, आपने अज्यूम नहीं करना कि एंड हो गया अपनी मर्जी से कि बस इतना काफी है, इतना काफी है। 100% अगर हमारी तरफ से तैयारी होगी तो हम फिर रीजनेबली पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे एग्जाम। ये हमेशा मेरी बात याद रखिए, फुली सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है 100%। ठीक है, उसके बाद भी पेपर अटेम्प्टेबल होता है।
अपनी मर्जी से अगर टॉपिक्स छोड़ के जाएंगे तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। एग्जामिनर की चॉइस है पेपर उसने कहाँ कहाँ से बनाना, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमें जो उसने सिलेबस दिया है हमने उसे कम्प्रीहेंसिवली प्लीज क्लियर करके फाइनल करके एग्जाम में जाना। याद रहेगी मेरी बात। असल में प्रॉब्लम ये होती है वक्ती तौर पे जज्बाती हम होते हैं और फिर बाद में ऐसा ऐसा वो जज्बात ठंडे पड़ते जाते हैं। तो जिस तरह माशाल्लाह आपने आज कमिटमेंट दिखाई है और टाइम पे क्लास में आने की कोशिश की है, तो उसी तरह करने के लिए रूटीन बना लेंगे, रेगुलरली इस तरह आएंगे तो आप इंशाल्लाह सिलेबस एंजॉय भी करेंगे। अकाउंटेंट्स की बेटा यही खुशी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच हो जाए, फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो मैच हो जाए और खुशी होती है, जिस तरह ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए खुशी होती थी, लेकिन अगर वो ना मैच हो तो टेंशन भी होती है। तो हमारी बस यही खुशी है, एक क्लास में हम ये खुशियाँ एंजॉय किया करेंगे और जो बाकी खुशियाँ हैं वो इंशाल्लाह फिर दोस्तों के साथ क्लास के बाहर भी एंजॉय किया करेंगे। ठीक है, तो क्लास की खुशी हमारी क्या है, ट्रायल मैच हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन मैच होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच होगी, तो हमने इसी खुशियों में रहना, इंशाल्लाह इन्हीं खुशियों को एंजॉय करना हमें। ये आप कुछ कह रहे थे, मैं बीच में। जी जी जी, नहीं बेटा लेकिन उनकी काउंटिंग तो होनी है, उनके एसेट्स कितने हैं। नहीं नहीं सर, ये जाना नहीं सर, मेनली उसकी करते हैं जो बिजनेस है। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी एनपीओ को डोनेशन दी है, मुझे चांस तो दे सर, मुझे चांस आखिरी समझ के दे। लेट्स से मैं आपको डोनर है और आपने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए, तो आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे ना इस चीज में कि अब इन पैसों से उन्होंने किया क्या है। तो रिजल्ट तो सामने आए ना कि इनको कहाँ कहाँ से डोनेशंस मिली, उन पैसों को इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया, क्या इन्हें और पैसों की जरूरत है, उससे कितने एसेट्स बना लिए, तो वो सारी चीजें तो उनके सामने कम से कम जाए। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, या अगर कंपनी अगर आपने वर्ड सुना तो डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कमा भी ले तो वो पैसे भी उसी में इन्वेस्ट रहते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप पैसे कमा लें वो तो आपके हैं, अगर प्रॉफिट हो जाए तो आप ओनर के तौर पे वो पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सरप्लस पैसे आ भी जाए तो वो जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की उनके नहीं होते, अगर उन्हीं के होंगे फिर तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जब पैसे अगर एक्स्ट्रा कमा भी लें वो फिर ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनसे फिर एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ताकि वो कम से कम अपने डोनर्स के सामने रख सकें कि ये हमारी सिचुएशन है। और अगर कोई फर्दर वो डोनेशन या कोई और किसी पैसे जनरेट करना चाहे तो उससे पहले अपनी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तभी वो शायद मोटिवेटेड होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग होगी, लेकिन इस अकाउंटिंग का ये मकसद नहीं होगा कि प्रॉफिट पता चले और प्रॉफिट ओनर्स ले जाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस पैसे भी बिजनेस बिजनेस तो बल्कि सही नहीं, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही री इन्वेस्ट होकर उसी के ऑब्जेक्टिव्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर? कोई और कंफ्यूजन हो जी किसी को मेरे किसी वर्ड में? चलिए जी, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा टाइम अब इकट्ठे हुए तो जरा कुछ पढ़ ही लेते हैं। आपको एक सिंगल पेज एक और मिला होगा, तो आज थोड़ी सी पिछली चीजें अगर रिवाइज हो जाए, कल से कोशिश करेंगे कोई नई चीज स्टार्ट हो। हमने IAS 16 को ही बड़ा डिटेल में शुरू करना, लेकिन उसमें कोई नई चीज ऐड करने से पहले पुरानी जो कुछ चीजें हैं मेरा ख्याल अगर वो पढ़ ली जाए। ये वाला जो पेज मैंने सामने किया ये सबके पास है, जिनके पास नहीं है जरा बता दें। चले फिर आप अपने पेज से पढ़िएगा, मैंने आपके सामने खोल तो लिए, पेन पकड़ने हाथ में, और सब लोग प्लीज एक एक वर्ड जरा मेरे साथ पढ़ के, ये सारी पुरानी बातें हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, इनको जरा रिवाइज करना इस पेज का पढ़ने का मकसद है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी एक एब्रीविएशन बनी हुई है PPE, और स्टैंडर्ड का नाम लिखा हुआ IAS 16। सबसे पहले आए जरा रिवाइज करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन सी चीजें शामिल है, तो एक डेफिनेशन पढ़ो। दीज आर दोस टेंजिबल आइटम्स। सबसे पहले तो टेंजिबल पे रुक जाएगा। एक वर्ड होता है टेंजिबल और उसके अगेंस्ट एक वर्ड होता है इनटेंजिबल। मसलन आप सब लोगों के पास मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह जरूर होगा, मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, और सर जी मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई उनमें से साहब जरा अपना कोई सॉफ्टवेयर काइंडली जरा मुझे पकड़ा दें, अपना जरा मोबाइल निकालें जरा, मेरे सामने जो हज़रात बैठे हैं, इंशाल्लाह पैसे दे दूंगा यार। नहीं नहीं, मोबाइल नहीं पकड़ाना, जो मैंने वर्ड आपके सामने बोला है उसको जरा समझने की कोशिश करें। नहीं, सब लोग अपना मोबाइल सामने रखें और सोच लें क्या मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं।
इतने तो सबको पता है। मोबाइल मैंने जानबूझ के बात की, मोबाइल तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है बेटा, अगर काइंडली कोई थोड़ी देर के लिए मैं वापस कर देता हूँ, निकाल के जरा मुझे सॉफ्टवेयर दे दें। नहीं मतलब मैं समझाने के लिए क्या, इज इट पॉसिबल जो मैं कह रहा हूँ? आपके हाथ में जो मोबाइल है ये हार्डवेयर असल में उसका, ये नजर आ रहा है मोबाइल, सॉफ्टवेयर भी तो नजर आता है। नहीं वो क्लिक करते हैं तो कुछ नजर आता है, या वो जस्ट उसका एक आइकन है? असल में इस आइकन से वो शायद वो जिसकी कोडिंग हुई भी वो प्रेस होती है। क्या वो सॉफ्टवेयर एज इट इज आपको नजर आ रहा है मोबाइल में? हमें ये तो पता वो है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? सर जी है सर। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज है असल में? क्या वैसे एसेट है वो आपका? लेकिन वो इनटेंजिबल एसेट है। तो इनटेंजिबल एसेट्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम जिन एसेट्स की बात करें ये कौन से एसेट्स हैं? टेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस हो। मसलन लैंड एसेट है, सर जी लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, व्हीकल्स एसेट है, लेकिन क्या इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है? तो अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इस स्टैंडर्ड में इनटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं होगी। इनटेंजिबल एसेट्स का अलग स्टैंडर्ड है जो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, वो FA2 में है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नंबर 1 क्या चीज याद रखनी है? टेंजिबल आइटम्स शामिल है, लेकिन टेंजिबल में भी कौन कौन सी, अब अगली लाइन पढ़ो। दोज दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर एडमिन पर्पसेस। लेकिन इसमें जो पहले 3 वर्ड्स हैं वो जरा ढूंढने, हाईलाइट भी हुए हैं। हेल्ड फॉर यूज, इन्वेंट्री जेन में लाना, इन्वेंट्री गुड्स, अगर गुड्स अनसोल्ड बढ़ जाए तो वो स्टॉक है, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, सही कह रहा हूँ? यदि स्टॉक इन्वेंट्री क्या गुड्स नजर आती हैं? तो वो भी टेंजिबल तो है, लेकिन वो जो गुड्स होती हैं जिन्हें हम इन्वेंट्री बोलते हैं वो किस लिए होती हैं? हेल्ड फॉर सेल। वो क्यों रखी होती हैं? इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो बेचने के लिए होती हैं। तो वो जो गुड्स हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, वो इन्वेंट्रीज हैं और उस पर IS2 लगेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो टेंजिबल आइटम्स डिस्कस हो रही हैं, इन ये किस लिए रखी हुई है? इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हीकल्स बेचने का बिजनेस बनाया हुआ है, तो जो गाड़ियां खरीद के आप बेच रहे हैं वो आपका IS2 अप्लाई होगा उस पर स्टॉक के तौर पे, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहेंगे आप? अगर आपका ACs खरीद के बेचने का बिजनेस है तो ये स्टॉक है, इन्वेंट्रीज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई AC या गाड़ी ऑफिस में इस्तेमाल के लिए खरीदी है तो फिर वो इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगी। तो वही चीज अगर फॉर सेल है तो इन्वेंट्रीज के तौर पर ट्रीट होगी, और अगर वही चीज इस्तेमाल के लिए है तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चली जाएगी। लेकिन उसमें नंबर 2 भी पढ़े बीच में, फिर इकट्ठे बात करते हैं। और नंबर 2 हेल्ड फॉर यूज के साथ साथ इनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होनी चाहिए। तो मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो चीजें शामिल हैं जो टेंजिबल है, नंबर 1, नंबर 2 हेल्ड फॉर यूज है, और नंबर 3 दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर ये सब कुछ एज इट इज डेफिनेशन के मुताबिक हो जाए तो दोज आइटम्स आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चंद एग्जांपल्स पहले देखें, फिर अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको एड्रेस करता हूँ। नीचे एग्जांपल्स लिखेंगे। यस सॉरी, इससे पहले एक और एरो बना हुआ है। इन आइटम्स का करते क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का करते क्या है? एक वर्ड अंडरलाइन करें नेक्स्ट। दीज एसेट्स आर कैपिटलाइज। का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज, 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 कैपिटलाइज। दो वर्ड्स मैं आपके सामने भी डिस्टिंग्विश करता हूँ, उनको काइंडली ज़हन में रखना। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि 1 लाख रुपए को एक्सपेंस आउट कर दें तो आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आनी चाहिए। 1 लाख रुपया एक्सपेंस आउट कर दें, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। और अगर मैं कहूँ कि इस 1 लाख को कैपिटलाइज कर लें, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस 1 लाख को एसेट बना के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले। एक्सपेंस आउट से मुराद प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। और कैपिटलाइज का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाके एसेट रिकॉर्ड करें। ठीक है? फॉर एग्जांपल कुछ चीजें रिवाइज करें, जहन में आ जाए शायद। लेट्स अज्यूम आपने AC खरीदा है 50,000 का, बिजनेस में यूज के लिए खरीदा है। क्या इस 50,000 को कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट? एसेट बनाएंगे या एक्सपेंस बनाएंगे? एसेट बनाएंगे, मींस कैपिटलाइज करेंगे। अगर इसको इंस्टॉल करने में 2,000 रुपए का खर्चा और हो जाए तो उस 2,000 को
एसेट की कॉस्ट में प्लस करेंगे या एक्सपेंस करेंगे? इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। तो जब ये जो एसेट की कॉस्ट में ये एसेट बना रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में प्लस करना, और एक्सपेंस आउट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना। ये याद आता प्लीज? अगर कोई एसी को लाने की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कर हुई है तो उसे कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे सर? कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में प्लस करेंगे, और कॉस्ट में प्लस करने के बाद फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसका फिर बाद में डेप्रीशिएट करेंगे। तो कैपिटलाइज से मुराद क्या होती है? आपका जहन जाना चाहिए कि हम एसेट बनाने की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, हमने इस आइटम को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करना है। प्लीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मींस एसेट आना है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस ने आना है। तो क्या कोई एसेट अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नाम से खरीदा है, उसे आप एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? तो सभी एक्सपेंस आउट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे? एक्सपेंस आउट में कहाँ जहन जाएगा? और कैपिटलाइज में? अगर आपने किसी चीज को एसेट बनाना है तो इसका मतलब हमने उसकी अमाउंट को कैपिटलाइज करना है। तो इन चीजों को क्या करते हैं? पहले कैपिटलाइज करते हैं, और बाद में फिर क्या करते हैं? जो उनकी लाइफ होती है उस पे उस अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं। तो सेंटेंस पूरा पढ़ने जरा। अपना अपना प्लीज, अपना अपना, कोई कंफ्यूजन हो मैं आपसे अभी पूछता हूँ, मुझसे कंटिन्यू डिस्कस कीजिएगा। मिक्सअप नहीं कर लीजिएगा, हो सकता है आपके जहन में जो चीज आ रही है वो भी सही हो। करनी, एक मिनट जरा, अजान हो रही है, जरा वेट करो। जी, यहाँ तक जितनी बातें बेटा हुई हैं, कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में आ रही है? आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई मैंने ऐसी बात कर दी हो जो आपको पहले से नहीं पता, या आपने कुछ और सुना, मैंने कुछ और बोल दिया? नहीं बेटा, नहीं। देखिए, हम तो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम एयर कंडीशनर समझ आता है? आपने सप्लायर से खरीदा किसी शॉप से जाकर, 50,000 का ही आया। तो अब आपने इस एयर कंडीशनर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि ये कितने का मुझे पड़ा। तो 50,000 तो आपने सप्लायर को दे दिया। अब आपने उस शॉप से अपने ऑफिस तक लाना, तो लेट्स अज्यूम 1,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पड़ेगा। क्या इस 1,000 रुपीज को हम अब एसेट की कॉस्ट में प्लस करें या एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? इन अदर वर्ड्स, क्या मैं एसी डेबिट करूं 1,000 रुपीज से, या मैं एक्सपेंस डेबिट करूं? मैं कर क्या रहा हूँ? क्या मैं इस 1,000 को 50,000 में ऐड करूंगा? इसका मतलब मैं एयर कंडीशनर की कॉस्ट में प्लस कर रहा हूँ, विच मीन मैं अब एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड कर रहा, मैं इसे कैपिटलाइज मींस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ। देन उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन पे लेट्स से 2,000 रुपीज लगे, उसको भी मैं एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसको भी मैं कैपिटलाइज कर लूंगा। इन अदर वर्ड्स, इस एसी को वर्किंग कंडीशन तक लाते लाते जितनी कॉस्ट इंकर होगी वो सारी मैं कैपिटलाइज करूंगा। आवाज तो आ रही है ना? नहीं, नजर हो सकता है मैं ना रहा हूँ। कैपिटलाइज का मीनिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसेट की कॉस्ट में प्लस करना, विच मीन्स 50,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 2,000। अब ये एसी जो है ये 53,000 का टोटल हो गया। अब ये 53,000 डेप्रीसिएशन के नाम से फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा जब इसकी यूजफुल लाइफ पे हम इस 53,000 को डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये नहीं कि 53,000 इसी वक्त एसेट भी बनेगा और इसी वक्त एक्सपेंस बनेगा। फिलहाल हम 53,000 की अमाउंट को अपना एसेट समझेंगे, और फिर इस 53,000 का लेट्स अज्यूम अगर 10 इयर्स लाइफ है, इग्नोरिंग रेजिडुअल वैल्यू अदर थिंग्स, 53,000 डिवाइड बाय 10 करके जो भी इसकी अमाउंट बन रही होगी पर एनम, वो फिर एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जाएगी।
तो 1000 और 2000 जो है वो एसेट की कॉस्ट में आने के साथ साथ एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड होना, ये अमाउंट्स कैपिटलाइज होकर एसेट की कॉस्ट में आ गई हैं और बाद में फिर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो अब जैसे सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ तो क्या था, दीज एसेट्स आर, नहीं ऊपर सॉरी, ये जो सेकंड एक एरो बना हुआ था, ये जो फर्स्ट एरो था, दीज एसेट्स आर कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब हो गया एसेट बनाओ, इनको पहले बैलेंस शीट में एज एन एसेट ले, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बाद में फिर जितनी अमाउंट पे ये एसेट आ जाएंगे उस अमाउंट को ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके, तो जो अमाउंट्स कैपिटलाइज हो जाएंगी वो उसी वक्त एक्सपेंस आउट नहीं होंगी, वो डेप्रिसिएशन के नाम से सब्सिक्वेंट ईयर्स में एक्सपेंस आउट होंगी। अब मेरी बात सही समझ आ गई जी, कोई और कंफ्यूजन जी? अब कौन सी डिस्काउंट, जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपके जहन में कौन सी डिस्काउंट है ये। एक दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक निगोशिएशन डिस्काउंट और एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अर्ली निगोशिएशन डिस्काउंट। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप एसी खरीदने गए तो उसने आपको 52,000 का बताया और आपने 50,000 का ले लिया, तो उसको तो बेटा उसी वक्त आप नेट अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है। नहीं, अगर डैमेज हुआ है और डैमेज होना डेफिनेटली नेसेसरी नहीं है एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो डैमेजिंग जो कॉस्ट होती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके जहन में आ रहा होगा, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, वो एक्सपेंस आउट ही होती हैं। अब इससे क्या समझ आइए, कैपिटलाइज नहीं होती हैं, एक्सपेंस आउट होती हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उसे एसेट की कॉस्ट में प्लस नहीं करेंगे, उस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। असल में प्रिंसिपल इसका ये है, जो मैंने एग्जांपल छोटी सी दी है, कि ऑल अमाउंट्स इंकर्ड, वो सारी अमाउंट्स तो इसलिए इंकर हो रही हैं तो ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। अगर कोई अमाउंट ऐसी इंकर हुई है जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी नहीं है, तो वो अमाउंट फिर कैपिटलाइज होने की बजाय इमीडिएटली एक्सपेंस आउट हो जाए। ओके क्या? और डिस्काउंट बेटा अगर कोई है तो वो तो हम उसी वक्त नेट ऑफ कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स 52,000 का अगर शॉप वाले ने बताया और हमने फाइनली निगोशिएट करके 52,000 की बजाय 50,000 का परचेज कर लिया, तो अब बस हम 50,000 की बेस पे काउंटिंग करें, ठीक है? 52,000 और 50,000 में जो 2,000 का डिफरेंस है वो इमीडिएट इसी वक्त नेट ऑफ हो जाएगा। ओके, एनी अदर कंफ्यूजन जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें यहाँ तक। ये व्हाट्सएप ग्रुप का बेटा मसला हल मैं कराता हूँ, कोई इसमें ना टेंशन लीजिए। ये जिन्होंने बेटा इंटरव्यू की काउंटिंग नहीं पढ़ी, इंशाल्लाह ताला आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सुन लेंगे मेरे से, टेंशन फ्री रहे आप अभी जी। एग्जांपल्स पे आ रहे हैं, बस ये लिस्ट काइंडली कंप्लीट करना। देन आपके पास इस पेज कुछ एग्जांपल ऑफ दीज आइटम्स मींस दीज एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो ये चंद वर्ड्स देखें भी, डेफिनेशन के मुताबिक समझें भी और रिपीट करना जरा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? अगर हेल्ड फॉर सेल हो या हेल्ड फॉर यूज हो? हेल्ड फॉर यूज है। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप यूज कर रहे हैं, अब इन सब की नॉर्मली लाइफ तो 1 साल से ज्यादा है, इस एंगल से भी देखिएगा, टेंजिबल भी है, लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है, सिर्फ हेल्ड फॉर यूज और हेल्ड फॉर सेल का डिफरेंस रख लीजिएगा। अगर ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं अगर हेल्ड फॉर यूज होंगी तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बजाय पे इन्वेंट्रीज कहलाएंगे। तो लेट्स अज्यूम दीज आइटम्स आर हेल्ड फॉर यूज और देयरफॉर लैंड एंड बिल्डिंग, अब बोलने पूरी स्टेट लिस्ट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, अगर ये चीजें इस्तेमाल के लिए हैं तो these items are called as, these items collectively are called as property plant and equipment। मतलब ये जो हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें वो सारे टेंजिबल एसेट शामिल हैं जो हेल्ड फॉर यूज हैं और दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक नजर खुद से रिवाइज करना है और प्लीज जरूर किया करें जब भी मैं कभी ऐसी बात करूं, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहीं तक एड्रेस कर लें, बाकी फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। जी रिकॉर्डिंग बेटा आपको इंशाल्लाह रेगुलरली मिलेगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। नहीं 1 साल से ज्यादा, 2 साल हो, 10 साल हो, 1 साल से कम से कम। जी बेटा मैं अभी क्लास के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ, क्लास के एंड में आपसे बात करता हूँ।
बुक्स का बेटा मैंने अभी क्लास में अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बुक्स इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी आपको सब कुछ मिलेगा। चलो मैं चाह रहा था कम से कम ये पेज खत्म हो जाए, लेकिन डेफिनेटली भी टाइम तो है, लेकिन कल से इंशाल्लाह से इतना स्टार्ट करेंगे। आज वैसे जरा डिस्टर्बेंस रही, तो इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ते हैं। ये एक साहब का सवाल आ गया कि बेटा वो अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम फर्दर डेप्थ में जाएंगे तो ये पर मंथ मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा चीजें खोलेंगे। फिलहाल 1 ईयर है, बाकी एक्सेप्शंस आते हैं। तो इन पेजेस को जरा काइंडली संभाल के रखें। जिनके पास पेजेस नहीं थे 3 वाले, वो नीचे टी रूम में जाना है आपने। ये रूम जो है वो 203 रूम जो है उसके साथ है। जिनके पास पेजेस पूरे नहीं थे वो अपने पेजेस पूरे कर लीजिएगा नीचे टी रूम से जाके। तो तैयब आप काइंडली इकट्ठे रहना। अच्छा, जिन हजरात ने जरा वो AFC वाला इशू था वो मुझसे मिलके जाइएगा। AFC वाले जो हजरात थे काइंडली मिलके जाइएगा, बाकी इंशाल्लाह कल पेजेस अभी इधर ही मिली। मैं इधर ही हूँ, इधर ही आप बैठे, मैं मुझसे मिलके जाइए। ये आपको बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये व्हाट्सएप हो गए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मैं आपको शामिल करवाता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी वो लोग जो AFC वाले हैं, जिन्होंने AFC के बाद अकाउंटिंग शुरू की है, वो काइंडली भी इधर ही रहिएगा। बाकी ने अगर क्लास लीव करनी है तो कर लें। एक मिनट, 10 सेकंड। बैठ लो। yes, sir. ये बेटा जिन्होंने कॉस्ट नहीं पढ़ी हुई आप MFA नहीं पढ़े, जिन्होंने कॉस्ट नहीं पढ़ी हुई MFA ना पढ़िएगा। जी इंट्रो वाले सर मैंने PRC के पेपर दिए थे, पढ़ लिए ना, पढ़ लिए नहीं आज फिर रिजल्ट आया गिरे गए क्या मसला? सर मेरे तैयारी से ये पेपर हो जाता सही, सर, लेकिन फाइनल कौन लेकिन नहीं क्या बता, फाइनल टाइम करना नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं है। आपका क्या ख्याल है? सर नहीं पेपर से पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं। नहीं पेपर में क्या क्वेश्चन डिफरेंट आता है? डिफरेंट मींस उसी से मिलता जुलता आता है, बिल्कुल नहीं होता। फिर अटेम्प्ट क्यों नहीं? नहीं आपका क्या ख्याल? टेंशन हो जाती है या नहीं? पेपर में क्या मसला होता है? अटेम्प्ट नहीं हो पाता या समझ नहीं आता? एक होता है ना क्वेश्चन पढ़ा पता नहीं चला क्या करना है। क्वेश्चन जैसे इंग्लिश पे वो फोकस, सॉरी इंग्लिश पे फोकस है, इंग्लिश का जैसे वो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ा आपने? PRC मैंने राय से आप नीचे इस तरह कीजिएगा, अब्दुल अहद भट्ट साहब होंगे, अभी नीचे जाते हुए पता करके जाना। अगर अभी ना मिले तो कल क्लास से पहले कर लेना, नीचे ही इनसे जरा मिल लें, फिर मुझसे कल दोबारा मिलेगा, उसका कोई मसले का हल करते हैं। तो अभी अगर जाते हैं मिलने तो मिल जाए तो मिल, और अगर वो अभी नहीं है तो कल क्लास में आने से पहले पहले मिल के फिर मेरे क्लास के एंड में मिलेगा। जी बेटा 5:15 इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, नमाज पढ़ा करेंगे और बीच में ब्रेक ही है, बस अब शुरू करेंगे कल से। जी 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 नहीं तो AFC के बाद तो छोड़ दिया था। नहीं वो जब कह रहे थोड़ी सी खरीदी में छोड़ दी। ये कितनी पड़ी हुई है? ट्रायल बैलेंस तक बनाना आता है? डेप्रिसिएशन लफ्ज सुना? डेप्रिसिएशन लफ्ज सुना? जितना मैंने बताया इतना पता है? मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ा आपका भी ये नहीं, मैंने कहा ये था कि जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं हुई, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशन वगैरह सुना हुआ है, कुछ ना कुछ आइडिया है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री वगैरह तो पता ना, फिर इशू नहीं है। इंटरवल ले नहीं सकते, ले नहीं सकते, ले सर जी 33 लेक्चर्स थे पिछले अकाउंटिंग बेटा आपके साथ ना वो शेयर हुए में लेक्चर्स,
तो वो तो आपके साथ जैसे ही आपने एडमिशन लिया होगा वैसे ही आपको बताया भी गया होगा। जी जी, वो उनमें से 20 कवर किए हुए हैं तो डेप्रिसिएशन तक आ गए। आगे तो आपने काइंडली कुछ दिन आपको प्रेफर करनी पड़ेगी, अगला हफ्ते 2 हफ्ते वो भी कवर करें पूरे। नेक्स्ट डिस्पोजल स्टार्ट हुआ है। हाँ नहीं वो नहीं, वो भी कवर करें जितने हैं, बाकी कल से मेरे साथ भी मिल जाए, वो भी करें। थोड़ी सी हिम्मत फिर करनी पड़ेगी, वो भी करें और मेरे साथ साथ भी। अब ये ना ये भी ये छोड़ दें या वो छोड़ दें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें। नहीं मैं पूछ रहा हूँ प्रॉपर्टी। नहीं ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मैंने भी अब डिस्पोजल ही करवाना है, आपने भी उधर करना है, तो आप उधर भी करना है थोड़ा सा, मेरे साथ भी करना है। तो आप लोगों का जरा ज्यादा शायद आपको टाइम चाहिए, तो आपकी जरा डबल प्रैक्टिस हो। तो जिन हजरात ये आप लोगों के साथ शेयर हुए थे कुछ लेक्चर्स भी इंट्रो के, ये अब मेरे सामने जो इतने सारे माशाल्लाह खड़े हो गए, ये कौन हजरात हैं? ये सारे एफसी के बाद है, उसके बाद 2 लोगों का हाथ उठा था। एएफसी के बाद जिन लोगों ने इंट्रो पढ़ी, हयाती पढ़ी है, डेप्रिसिएशन तक पढ़ी अगर है, तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा, वो ठीक है। डेप्रिसिएशन तक जो मैंने वर्ड बोले ये पता ना, डेप्रिसिएशन के मेथड्स वगैरह, डेप्रिसिएशन मेथड्स और डेप्रिसिएशन की एंट्री तक अगर आता है तो ठीक है, फिर इशू नहीं है। खास तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने डेबिट क्रेडिट नहीं, डेप्रिसिएशन अगर बेटा नहीं पढ़ी फिर समझे आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। तो जिन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं, जिन्हें आइडिया है, आप लोगों के साथ ना कुछ पुराने लेक्चर्स भी शेयर हुए थे। ये सबसे पहले तो काइंडली जरा एक फेवर ये करें कि जिन लोगों ने डेप्रिसिएशन तक पढ़ा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, जरा बंदे कम हो जाए। नहीं सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ जरा फोकस वो लोग आ जाए जिनका मसला है। डिस्पोजल तो मैंने पढ़ाना है ना, इससे पीछे डेप्रिसिएशन तक, डेप्रिसिएशन की एंट्रियां वगैरह, अगर ये पढ़ा हुआ है तो बस ठीक है इंशाल्लाह, बाकी कल का। लेकिन जिन लोगों ने अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी हुई या डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ी हुई, वो जरा सामने रहे। अब ये सारे वही अकाउंटिंग पढ़ी नहीं, आप लोगों को क्या करूँ फिर मैं? जब आप लोगों ने एडमिशन करवाया था तो आप लोगों को साथ आपको बताया होगा, आपने बताया था कि मैंने एफसी के बाद पढ़नी है, तो आपको फिर बताया होगा उन्होंने कि लेक्चर्स अवेलेबल है पोर्टल पे, बताया भी होगा ना यार। शुरू से पढ़ना था ना पहले लेक्चर से, अपनी मर्जी थोड़ी यहाँ से पढ़नी है, पहले लेक्चर से वो तो है ना कि अकाउंटिंग होती क्या है, वो तो सारा तरतीब से एक लेक्चर है ना। नहीं 35 क्लासेस, तो अब अगर बेटा अब इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, फिर इस तरह मैं करता हूँ आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रखवाता हूँ फिर, लेकिन फिर ये आप लेनी है आप लोगों को, लेकिन ये भी लेनी है वो भी लेनी है, तो कोई एक्स्ट्रा फिर आप लोगों के पास कौन सा फ्री टाइम होगा? ये नहीं, इससे पहले का मतलब कॉस्ट तो नहीं पड़े आपने? नहीं कॉस्ट अगर मुझे बता देना ताकि मैं उस तरह से फिर अरेंज करूँगा। कॉस्ट किस में पड़ रही है? इससे पहले जो हुई थी या सुबह वाली? इससे पहले नहीं फिर इसके नहीं, फिर मैं सुबह रखता हूँ। अब मैं सब एफए तो कोई नहीं पढ़ रहा, या एमएफए तो नहीं पढ़ा कोई, लेकिन एमएफए के टाइम पे आपकी अपनी तो नहीं क्लास, एमएफए क्लास होती 11 से 12, तो 11 से 12 टाइम ठीक है, 11 से 12 वाला तो नहीं बट आप कहीं तो मतलब मैनेज करना कुछ यार, अभी फिर क्या टाइम रखा? 11 से 12 ठीक है। मैं 8 से 9 इसलिए रखा, उस टाइम किसी ने नहीं है, 5 बजे के बाद जानते 5 बजे के बाद तो मेरी क्लास खत्म होनी है, 5:15 तो मेरी होनी है, लेकिन 12 से 1 इन सबका क्लैश आ जाएगा। 11 से 1 एक तो मतलब फिर उनके क्लैश आ जाएगा, कोई 11 से 12 कर, 11 से 12 सही 11 से 12 कर नहीं, फिर किसी की 12 से 1 आगे शुरू हो जाएगी, 12 से आगे है नहीं, फिर ज्यादा बेहतर तो ये कि 2 घंटे की रख लें ताकि 2 हफ्ते में मुक जाएगा। 1 से लेकर है सर, 11 से 1 रखें, ठीक है सर, 11 से 1 हाँ ऑनलाइन ले लें। 10 से 13 लेक्चर रह गए। नहीं जो लोग तो ये लेक्चर रहे हैं ना, जो 33 लेक्चर शेयर हुए थे, वो फिर आप इस चक्कर में ना पड़े, वो लेते रहे, वो 10 से 13 रह गए। आप काइंडली उसमें से कंप्लीट कर देना, वो भी वही चीज है। जो लोग ले रहे थे जिनके 5-7 हो गए 10 हो गए, तो राधा दिन के वो इस क्लास को ज्वाइन आज करें। चेक किए वो रिपोर्टर से रिमूव कर दिए, वो मैं दोबारा पता कर लेता हूँ सर कल जो अब आपने ये शुरू तो करवाया इसके रिमूव तो कर था, सर वो अभी दिखा सकते हैं, नहीं मैं वो मेरे साथ अभी नहीं कह रहे, सर कोई एरर आ रहा था। मेरे को रिमूव नहीं किया होंगे, मैं पता कर लेता हूँ दोबारा मेरे साथ। सर कल जो आपने डिस्पोजल से शुरू किया है, अब मेरे पहले कोई 10 से नहीं अब आपने करना ये है कि वो कवर करना है जी सर, और ये भी करना है, यस सर, ये जितना समझ आ रहे बस ठीक है,
बाकी उसमें से भी करें, तो ये इंशाल्लाह मिलजुल के हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। ये अगले हफ्ता 1.5 हफ्ता में कोशिश करेंगे पुराना अगला मिलजुल के आप लोग क्लियर। सर ये 1.5 हफ्ता मेरे साथ भी चलना, भी ये ना हो कि कल से क्लासेस छोड़ दें। नहीं सर, नहीं मतलब जो यहाँ समझ आता है वो यहाँ समझ लें, जो वहाँ से होता है वहाँ कर लें। सर फिलहाल ये अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं 1.5 हफ्ता। नहीं अकाउंटिंग नहीं पढ़ने, डिस्पोजल शुरू हो जानी है कल से यार। मैंने अकाउंटिंग FR1 का पहला FA1 ही हाँ, ये डिस्पोजल उसी का सब्जेक्ट टॉपिक है। रिवैल्यूएशन उसका नहीं डिस्पोजल भी उसी का, ये तो पुरानी बुक होगी, नहीं लेनी है आपने, ओके इसको छोड़ दो। डिस्पोजल FA1 के पार्ट है। ओके सर डिस्पोजल तो आप लोग PRC में नहीं पढ़ी ना, जी सर PRC तो है ही नहीं कोई, तो ये डिस्पोजल तो छोड़ दें, डिस्पोजल से पहले की बात हो रही है। लेकिन उन लेक्चर्स में शायद डिस्पोजल भी है, जी सर तो कोई नहीं उधर से भी ले लें, ओके सर उधर से भी ले लें, इधर से भी सुनते रहें। मेरी तरफ भी आपसे पूछना है जरा, कल जो भी आपने मैं disposal बात शुरू- ये मैं करने लगा हूँ कि जिन लोग, अब मैं फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ, 33 लेक्चर्स जो लोग ले रहे हैं वो ले लें, जी अगर कोई वो लेना चाहता है वो भी ले लें, जी मेरे ख्याल में वो भी ठीक है। जी सर लेकिन अगर कोई उनमें इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं एक क्लास रखवा देता हूँ 11 से लेकर 1 बजे तक। ओके सर जो लोग ये लेना चाहें वो ये ले लें, लेकिन जो लोग ये ले रहे हैं अब इस चक्कर में ना पड़ जाइए, ये ले लें, बस कोई एक तरीका बस ठीक है। तो जो लोग 10 हो गए 12 हो गए वो करें, आप 11 से 1 या कोई भी अपनी रूटीन बना के ना उसको सुन लें। ठीक हो गया। लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया आप लोगों के लिए फिर मैं 11 से 1 बजे कल से क्लास रखता हूँ। यहीं पे होगी नहीं यही तो नहीं, फिर मैं रूम वगैरह आपको मैसेज करवाता हूँ, जरा थोड़ा सा इन टच रहिएगा ना, या फिर कल थोड़ा सा आधा घंटा पहले आके जरा पूछ लीजिएगा, मैं भी करवा के जाता हूँ। ठीक है सर, 11 ठीक है। से 1 तक। अब तो नहीं का मसला रहेगा, सर बस आप जितना भी लगेगा फिर आप लगाते हैं, अभी इतना भी क्या सर 3 वीक्स। सर कल स्टार्ट हो जाएगी कि परसों? सर कोशिश करते हैं कल हो जाए, अगर खुदा ना खासा कोई मसला हुआ तो होनी तो है ना, उसने नहीं ऐड किया। तो ग्रुप में ही कर लेना यार, की हो गई है इंशाल्लाह एक आदमी का फायदा करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में भी बेटा जिसका मसला होगा फिर आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ये मैं मैसेज वगैरह कराता हूँ 11 से 1, ठीक है सर लेकिन आप जरा एक मिनट सब मेरे साथ आइएगा उधर अपना वो भी चेक करना, जब कह रहे हैं कि वो सर वो पोर्टल वाले लेक्चर आप चेक करवा आप कह रहे हैं आ रहा है, पूरे फोन पे कह रहे हैं, चलो मेरे साथ आ रहे हैं, मैं भी चेक करता हूँ। मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। अभी जो कल हमने डिस्पोजल स्टार्ट करवाना है, वो एक जो एक जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर, एक सेकंड इधर ये मेरे हमेशा पे प्रैक्टिस की बड़ा जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह होगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का बेटा मैं कुछ करता हूँ, मैं कहता हूँ किसी को ये बेटा अगर 9 लेक्चर्स लेनी है तो कंटिन्यू को कंप्लीट करें, कर लें जी ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ जी 11 से 1 वाली आप ना लें, जो लोग लेक्चर्स पहले ऑलरेडी ले रहे हैं वो 11 से 1 वाली क्लास ना लें। चले मैं जूम कर रहा हूँ, बहुत कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज़।